हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वोकैब का दंगल। वोकैब का दंगल में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इडियम्स। मैंने आपको कहा था कि 250-300 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मैं आपको करवाने वाला हूँ। ऐसे ही मैं आपको वन वर्ड्स कराने वाला हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, 250-300 ऐसी सिनोनिम्स, ऐसी इंटोनिम्स, यानी कि पूरी वोकैब की सीरीज चलने वाली है। ठीक है, थोड़ा समय की कमी रहती है, इसी वजह से थोड़ी सी मतलब A to Z की जो क्लासेस है वो भी आपको पता है काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं हुई है क्योंकि थोड़ा सा टाइम की कमी है। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकूं। और क्योंकि अभी आपका मेंस भी है तो मेंस की ऑलरेडी मैंने आपको मेरे ख्याल से 15 क्लासेस मैंने आपको दे रखी हैं, जिसमें मैंने आपको क्लोज टेस्ट, पैरा जम्बल्स और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए हैं। और अभी कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कॉम्प्रिहेंशन है, तो कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। और कॉम्प्रिहेंशन में आपको कई बार पता थीम पूछी जाती है कि क्या थीम है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, तो या तो कल या परसों आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। मेंस से पहले एक बार इसको ज़रूर देख जाना और इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में। ठीक है, तो अब हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इडियम। इडियम में 3 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज है इडियम की क्लास 4। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार इडियम्स और बहुत ही ऐसे इडियम्स जो कि बार बार रिपीट होते हैं, विद पिक्चर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी है तो पहले आप ये देख लो, इसके बाद इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट के अंदर वोकैब का दंगल के नाम से आपको वो तीनों क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है भाई, चलो देखो आज का जो पहला इडियम है वो क्या है, स्पिल द बीन्स। 56 नंबर से शुरू है, यानी कि 55 टोटल हम कर चुके हैं। टोटल 55 जो इडियम्स हैं हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने 55 इडियम्स नहीं करें तो भैया जाके कर लो, क्योंकि 55 बहुत होते हैं और 55 मैंने क्या बताया, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है, इसके पीछे इसका ओरिजिन क्या है आप समझना चाहोगे? ओरिजिन समझाता हूँ। अगर आप ओरिजिन समझ गए तो आपको इडियम समझ में आ जाएगा। आपने देखा होगा एक जार होता है, ऐसा करके एक जार होता है ना। ऐसा जार एक बर्तन होता है, आपने देखा होगा, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ट्रांसपेरेंट नहीं होता। पहले आप बताओ बीन क्या होता है। बीन का मतलब जानते हो? बीन का मतलब राजमा होता है। ठीक है, एक ब्लैक राजमा होता है और एक आपने देखा होगा जो आप लोग खाते हो राजमा, ठीक है, जो कि कैसा होता है, लाल जैसा होता है। ठीक है, और एक वाइट राजमा भी होता है, वाइट बीन्स भी होते हैं, वाइट बीन्स भी होते हैं और ब्लैक बीन्स भी होते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई ना इस इडियम की, कहाँ से हुई मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये इडियम बना। ठीक है, ग्रीक, पुराने ग्रीक की बात है, यानी कि ग्रीस कंट्री के अंदर क्या होता था, जब इलेक्शंस होते थे ना तो वहाँ पर क्या होता था कि जो वोटर्स होते थे, ठीक है, तो वोटर्स के हाथ में 2 तरह के बीन्स दिए जाते थे। एक ब्लैक बीन दिया जाता था और एक वाइट बीन दिया जाता था। ठीक है, और उनको कहा जाता था कि अगर आप सामने वाले कैंडिडेट को चुनना चाहते हो, अगर आप उसको वोट करना चाहते हो हाँ में, यस में, तो आप जो वाइट वाला बीन है ना वो चुपचाप ले जाके बिना किसी को दिखाए क्या करो, इस जार के अंदर डाल दो। और अगर आप कहते हो नो, हमें इसको नहीं इलेक्ट करना, हमें इसको नहीं चुनना, तो आप क्या करो, ब्लैक वाला ले जाके इसके अंदर डाल दो। लेकिन वो सारा सीक्रेट रहना चाहिए। वो सारा क्या रहना चाहिए, सीक्रेट, क्योंकि ये तो किसी को दिख नहीं रहा भाई, इसके अंदर जो बीन्स जा रहे हैं वो तो किसी को दिख नहीं रहा ना। तो ऐसा लोगों से कहा जाता था कि आप जाओ और चुपचाप क्या करो, अपने जो बीन्स है चाहे ब्लैक या वाइट, इसके अंदर आप डाल दो। और हम क्या करेंगे, लास्ट में इसके अंदर से निकाल के देखेंगे, अगर वाइट ज़्यादा मिले तो मतलब इसको चुनना है, और अगर ब्लैक ज़्यादा मिले तो नहीं चुनना। अब मान लो ये जो जार है ये पूरा बीन्स से भरा हुआ है और कोई गया और किसी का गलती से हाथ लग गया और ये जो बीन्स है ना ये ज़मीन पर गिर के फैल गया, स्पिल हो गया। स्पिल का मतलब क्या हो गया, फैल गया। देखा ना, स्पिल द बीन्स, स्पिल का मतलब जो बीन्स है वो फैल गया। अब सबकी नज़र पड़ गई, सबको साफ साफ दिख रहा है कि यार ब्लैक वाले ज़्यादा हैं या वाइट वाले ज़्यादा हैं, यानी कि ये जो सीक्रेट था ना ये समय से पहले खुल गया, यानी कि कोई सीक्रेट ओपन हो गया। आपने जाने अनजाने में अगर आपका हाथ लगा, आपने क्या कर दिया, बीन्स को स्पिल कर दिया, तो मतलब आपने क्या किया, आपने किसी सीक्रेट को रिवील कर दिया। तो ये इसकी उत्पत्ति है। अब मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में आप इस इडियम को भूल पाओगे। ठीक है, अगर आप रट्टा लगा लेते तो शायद भूल जाते। उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। स्पिल द बीन्स, डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग परमानेंटली। किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, या फिर डिस्क्लोज कर देना परमानेंट, प्रीमेच्योरली। प्रीमेच्योरली का मतलब क्या होता है, समय से पहले। समय से पहले आप क्या करते हो, किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हो, यानी कि आपने क्या किया, बीन्स को आपने स्पिल कर दिया, आपने क्या कर दिया, गिरा दिया। शी स्पिल्ड द बीन्स, यानी कि शी रिवील्ड अ सीक्रेट। देखो वही लिखा है, किसी रहस्य का खुलासा करना या समय से पहले कोई बात उजागर करना। उजागर करने का मतलब रिवील करना होता है। ठीक है, आपको बताना इस चारों में से आंसर कौन सा होगा। ओपन द फ्लो ऑफ द स्टॉप्ड वाटर, या डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, या डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फ्रीली, या लिबरेट द कंट्रोल्ड इमोशंस। तो आपको सर ये होगा इसका आंसर, डिस्क्लोज द सीक्रेट एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ के आपने सीक्रेट रिवील नहीं किया, एक्सीडेंटली। मैंने बताया ना, जार में एक्सीडेंटली आपका हाथ लग गया,
बीन्स गिर गए तो सीक्रेट रिवील हो गया। तो गलती से आप क्या करते हो, किसी सीक्रेट को रिवील कर देते हो। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो करते करते आप बोल पड़ते हो, अरे उसका भी तुझे पता है ना उसने कल रात क्या किया, एकदम से आप चुप हो जाते हो कि यार ये क्या हो गया, मतलब गलती से सीक्रेट रिवील कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ओनली माई फ्रेंड नोज दैट आई लाइक साक्षी, सिर्फ मेरा दोस्त जानता है कि मैं साक्षी को पसंद करता हूं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, दिल पे मत लेना, ठीक है। ओनली माई फ्रेंड नोज दैट आई लाइक साक्षी एंड नाउ ही इज थ्रेटनिंग मी, और अब वो मुझे धमकी दे रहा है टू स्पिल द बीन्स, और वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो क्या करेगा, बीन्स को स्पिल कर देगा, मतलब वो मेरा सीक्रेट जो है वो रिवील कर देगा। सीक्रेट क्या कर देगा, रिवील कर देगा। अब यहाँ पर एक्सीडेंटली तो नहीं करेगा, जानबूझ के करेगा, लेकिन फिर भी स्पिल द बीन्स यहाँ पर करेक्ट इडियम हो सकता है, क्योंकि स्पिल द बीन्स का मतलब क्या है, रहस्य खोल देना या किसी सीक्रेट को रिवील कर देना। रिवील अ सीक्रेट, रिवील अ सीक्रेट, ठीक है भाई। समझ गए बात को कि नहीं समझे? मैंने आपको ओरिजिन के साथ बताया कि इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, ठीक है। अगला देखो, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। बचपन में क्या होता था ना कि हमारे जो पेरेंट्स थे, खास करके जो मेरी मदर थी, जब हमें ट्यूशन के लिए लेके जाती थी कहीं पर कि चलो ट्यूशन पढ़ना है तुम्हें, तो वो ऐसे टीचर को नहीं ढूंढती थी जो अच्छा पढ़ाते हो। पता वो क्या पूछती थी लोगों से कि ऐसा टीचर बता दो जो बहुत मारते हो। बचपन में ऐसा होता था कि मम्मी पूछती थी ऐसा टीचर बता दो जो बहुत मारते हो, तो हमें ऐसे ट्यूशन में लेकर जाती थी जो टीचर बहुत मारते थे। हमें लेके गई थी एक ऐसी ट्यूशन में जहाँ पे टीचर बुरी तरीके से रॉड से तो नहीं, डंडे से, मतलब यहाँ पर रॉड लिखा है तो रॉड मत समझना, डंडे से कुटाई करते थे अच्छे से। स्कूल वाले टीचर भी कुटाई करते थे, और वो ज़माना अलग था। उस समय क्या होता था, माँ बाप जाते नहीं थे लड़ने के लिए टीचर से, माँ बाप को पता है कि टीचर क्या कर रहा है, सुधार रहा है। आज के ज़माने में क्या उल्टा होता है, आजकल क्या है, जो स्टूडेंट है वो टीचर पर अटैक कर देता है, और लोग उसको बड़ा ग्लोरीफाई भी कर देते हैं, लोग उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं, कमेंट में लिख भी देते हैं कि टीचर ने कुछ किया होगा ये वो। तो बहुत अलग ज़माना था और आजकल का ज़माना बहुत अलग है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं, ओवर सेंसिटिव। टीचर अगर कुछ कह भी दे तो बच्चा उसको क्या करता है, अटैक कर देता है। वो या तो वर्बली अटैक करता है या फिजिकली अटैक कर देता है। तो पहले का ज़माना अलग था, है ना। इस इडियम का मतलब समझते हैं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका क्या मतलब है, देखो स्पेयर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर एक स्पेयर, जैसे गाड़ी के अंदर एक एक्स्ट्रा जो व्हील होती है, एक्स्ट्रा जो टायर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेयर टायर। क्या बोलते हैं, स्पेयर टायर। तो स्पेयर का मतलब वो है जिसको यूज नहीं किया गया, जो अनयूज्ड है। स्पेयर का मतलब क्या होता है, अनयूज्ड, ठीक है। तो स्पेयर द रॉड यानी कि रॉड जो टीचर के हाथ में जो छड़ी होती है उसके बारे में कहा जा रहा है कि भैया रॉड को स्पेयर करो, यानी कि रॉड को यूज मत करो, रॉड को यूज मत करो। स्पेयर द रॉड को यूज मत करो। एंड स्पॉइल द चाइल्ड, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना। स्पॉइल का मतलब क्या होता है, बिगाड़ना, ठीक है भाई। क्या मतलब निकला इसका कि आपके पास, टीचर के पास एक रॉड या छड़ी है और अगर वो उसको स्पेयर करे, स्पेयर मतलब उसका यूज ना करे, तो जो बच्चा है वो तो बिगड़ेगा ना। तो इसका क्या मतलब निकला कि अगर आप बच्चे को उसकी गलती पर नहीं डांटोगे या नहीं पनिश करोगे तो शायद उसको ये रियलाइज नहीं हो पाएगा कि उसने गलती की है, ठीक है। ये इस इडियम का मतलब निकलता है कि, और वो गलती हो सकता है दोबारा भी करे वो, ठीक है। तो वही है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, कि भाई रॉड को स्पेयर करो, यूज मत करो, और बच्चे को बिगाड़ दो, तुम्हारी मर्जी। सेड टू मीन दैट, इसको कहा जाता है ये मतलब निकालने के लिए कि इफ यू डू नॉट पनिश अ चाइल्ड व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग, अगर आप, इफ यू डू नॉट पनिश अ चाइल्ड, अगर आप एक बच्चे को पनिश नहीं करते हो व्हेन ही डज समथिंग रॉन्ग, जब वो कुछ गलत करता है, ही विल नॉट लर्न व्हाट इज राइट। अगर बच्चा कोई गलती करता है और आप उसको पनिश नहीं करते हो तो वो कभी भी सीख नहीं पाएगा कि सही क्या है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, ये इस इडियम को यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी बच्चे को कुछ गलत करने पर दंडित नहीं करते हैं तो वह नहीं सीखेगा कि क्या सही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये कह सकते हो कि तुम्हारे बच्चे ने गलती की फिर भी तुमने उसको डांटा नहीं, कोई बात नहीं, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है। तुम्हारे बच्चे ने गलती की फिर भी तुमने उसको डांटा नहीं, पनिश नहीं किया, कोई बात नहीं। तुमने सुना है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, ठीक है, तुम वही कर रहे हो। तो ये इसका मतलब निकलता है, ठीक है। एक प्रोवर्ब है बेसिकली, ठीक है। आगे देखो, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। इस कैट को देख रहे हो, ये देखो टिन की छतें जानते हो ना, टिन क्या होती है, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। जो टिन होती है, आपको पता है टिन की जो छत होती है ना, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। और सपोज करो कि दोपहर में जब ये टिन की जो छत है बहुत गर्म है, इस समय एक बिल्ली इसके ऊपर आ जाए, जैसे आप देखो इस पिक्चर में, इस बिल्ली के पैर देखो पूरे के पूरे लाल हो चुके हैं, है ना। यानी कि अगर एक हॉट टिन रूफ के ऊपर, एक हॉट टिन के छत के ऊपर अगर एक बिल्ली आ जाए तो उस बिल्ली की अवस्था कैसी हो जाती है, आपको दिख रहा है। बिल्ली की अवस्था क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बिल्ली या तो उत्तेजित हो जाती है या बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। तो यहीं से इडियम निकला है ये, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, यानी कि वेरी एजिटेटेड, यानी कि बहुत उत्तेजित किसी बात को लेकर, या बहुत ज्यादा एंग्शियस यानी कि बहुत ज्यादा चिंतित,
ठीक है, अगर आप किसी इंसान के लिए यूज करते हो कि ही इज बिहेविंग लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, तो इसका मतलब कि वो बहुत ज्यादा या तो क्या है, एजिटेटेड फील कर रहा है या बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंक्शियस फील कर रहा है। इसका आंसर बताओ क्या होगा इसमें से। अर्जिंग समबडी नॉट टू वरी अबाउट समथिंग, मतलब किसी से ये कहना, किसी से रिक्वेस्ट करना कि वो चिंता ना करे, या फिर स्टडिंग वेरी हार्ड, या बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, देखो वही लिखा है ना, एजिटेटेड फील करना, तो यही है, बीइंग लेजी नहीं होगा, ये होगा बीइंग इन अ स्टेट ऑफ एजिटेशन, यानी कि बहुत ज्यादा उत्तेजित फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा क्या फील कर रहे हो, एंक्शियस फील कर रहे हो, ठीक है। ही वॉज बिहेविंग लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ बिफोर हिज एग्जाम्स, एग्जाम से पहले वो कैसा बिहेव कर रहा था, लाइक अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ, मतलब बहुत ज्यादा एंक्शियस था और बहुत ज्यादा उत्तेजित था, ठीक है। क्लियर है भाई पिक्चर के माध्यम से। अगला, हेड इन द क्लाउड्स, देखो इस आदमी का जो हेड है वो क्लाउड में है, तो आप मुझे बताओ इसके चारों तरफ क्या चल रहा है, इसको दिखाई देगा। सिंपल सी मीनिंग है, देखो इडियम में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मतलब समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस आदमी का जो हेड है वो क्लाउड्स के बीच में है, तो क्या इसको अपने आसपास का दिख रहा है कि क्या चल रहा है, क्या अपने आसपास होने वाली चीजों से ये नोन है या अननोन है, तो आपको कि सर अननोन है, इसको नहीं दिख रहा, तो यही इसका मतलब होता है। देखो हेड इन द क्लाउड्स का मतलब है टू बी एब्सेंट माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड का मतलब किसी जगह पर होना लेकिन माइंड वहां पर ना होना, फिजिकली तो आप वहां पर हो लेकिन आपका दिमाग वहां पर नहीं है। और इम्प्रैक्टिकल या फिर इम्प्रैक्टिकल हो आप, मतलब ऐसी बातें कर रहे हो जो प्रैक्टिकल नहीं है। टू नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ सिचुएशन, ये इसका रियल मीनिंग होता है, टू नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, कि किसी सिचुएशन के फैक्ट्स के बारे में आप नहीं जानते, यानी कि आपका जो हेड है वो क्लाउड में है। आपका हेड क्लाउड में होने का क्या मतलब है कि भाई आपको नहीं पता कि सिचुएशन के फैक्ट्स क्या है, तो आप बिना जाने कुछ बात मत करो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, आते हैं ग्रुप डिस्कशन में और आते अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, उनको पता नहीं है फैक्ट्स के बारे में, सिचुएशन के फैक्ट्स क्या हैं, आते क्या करते हैं अपना ओपिनियन देना शुरू कर देते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि भाई तुम्हारा जो हेड है वो क्लाउड्स में है, तो तुम आते ऐसी बातें कर रहे हो, पहले सिचुएशन के फैक्ट्स को जान तो लो, ठीक है, ये मतलब निकला इसका। देखो अनुपस्थित मानसिकता वाला या अव्यवहारिक होना, अनुपस्थित मानसिकता मतलब मानसिक रूप से आप अनुपस्थित हो, आप एब्सेंट हो, भाई आप वहां पर प्रेजेंट हो ही नहीं, या फिर किसी स्थिति के तथ्यों से अज्ञात, कोई सिचुएशन है उसके जो फैक्ट्स उससे आप क्या हो, अज्ञात हो, ठीक है। आंसर क्या होगा इसमें से बताओ, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, बीइंग एब्सेंट माइंडेड, यानी कि मेंटली आप क्या हो, एब्सेंट हो, ठीक है। बीइंग एक्सट्रीमली टॉल नहीं होगा, बीइंग देखो मतलब अगर किसी का हेड क्लाउड में तो बंदा टॉल हो जाएगा, है ये मीनिंग नहीं है इसका। बीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी नहीं, बीइंग एक्सट्रीमली सैड नहीं, ठीक है। डज ही हैव हिज हेड इन द क्लाउड्स, भाई क्या उसका सर क्लाउड्स में है, यानी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या उसको सिचुएशन के बारे में नहीं पता, क्या उसको सिचुएशन के फैक्ट्स नहीं पता, क्या उसका दिमाग यहां पर नहीं है। व्हाई इज ही प्लानिंग टू एक्सपेंड हिज बिजनेस इन दिस क्रिटिकल टाइम, इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है और वो इसमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की बात कर रहा है, क्या उसको नहीं पता कि समय कितना क्रिटिकल है, क्या उसको सिचुएशन के फैक्ट्स नहीं पता, क्या वो इन चीजों से अनजान है, क्या वो उसका दिमाग यहां पर काम नहीं कर रहा है, ये कहने का मतलब हुआ इसका, ठीक है। ये डज ही हैव हिज हेड इन द क्लाउड्स, समझ गए भाई, क्लियर हुआ क्या होता टू बी एब्सेंट माइंडेड, और क्या होगा टू नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। अगर देखो डेविल्स एडवोकेट, डेविल आपको पता है राक्षस, डेविल मतलब राक्षस शैतान, डेविल्स एडवोकेट, और एक एडवोकेट है जो डेविल की तरफ से लड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, देखो समझाता हूं आराम से। पहले इसको देखो, समवन हु प्रिटेंड्स इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रिटेंड करे, प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है इन एन आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन, किसी भी कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, कोई डिस्कशन चल रहा है, तो व्यक्ति दिखावा करेगा क्या, टू बी अगेंस्ट एन आइडिया, मतलब एक व्यक्ति ना केवल दिखावा करता है कि मैं किसी आइडिया के खिलाफ हूं। जैसे उसने सुन लिया कि डिस्कशन चल रहा है और एक व्यक्ति ने कुछ कहा कि भाई मैं तो चाहता हूं कि इस बार ये वाली सरकार आए, ये बोल रहा नहीं मैं आपके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं हूं। चलो आप कहोगे सर इसमें क्या बुरी बात है, अगर वो किसी आइडिया को या किसी कॉन्वर्सेशन में घुसकर अगर किसी चीज के अगेंस्ट है मान लो, है ना, तो इसमें सर बुरा क्या है। लेकिन देखो आगे पढ़ो, और प्लान किसी प्लान के अगेंस्ट है, दैट अ लॉट ऑफ पीपल सपोर्ट, उसने उस आइडिया के खिलाफ इसलिए बोला है क्योंकि उसको पता है बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं हूं, मैंने देखा कि यार 4 लोग हैं, चारों एक जैसी बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि ये सरकार आनी चाहिए, वो भी सेम बात कर रहा है कि यही सरकार आनी चाहिए, वो भी कह रहा है कि यही सरकार आनी चाहिए, और ये भी कह रहा है यही सरकार आनी चाहिए, तो इसको लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, चारों एक जैसी बात कर रहे हैं, किसी में बहस हो ही नहीं रही, किसी में झगड़ा हो ही नहीं रहा, बात की गहराई से चर्चा की नहीं जा रही है, इसको लग रहा है मजा नहीं आ रहा, तो ये क्या करेगा, जानबूझ के जाके बोल देगा लेकिन भाई साहब मैं तो इस पार्टी के खिलाफ हूं, मतलब जानबूझ के अगेंस्ट हो रहा किसी आइडिया के या प्लान के,
क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसी आइडिया को। अभी ऐसा क्यों कर रहा है, देखो आगे इसका मीनिंग लिखा है, ऐसा क्यों कर रहा है? इन ऑर्डर टू मेक पीपल डिस्कस एंड कंसिडर इट इन मोर डिटेल। ये ऐसा क्यों कर रहा है? जिस आइडिया को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस प्लान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये उसके खिलाफ क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये चाहता है कि या तो लोग उसके बारे में और बहस करें, लोग उसके बारे में और डिस्कस करें और डिटेल में चर्चा करें, या फिर ये जानबूझ के चाहता है कि भाई कुछ ऐसी बात मैंने बोल दी कि लोग भी सुनकर देखिए क्या बोल रहा है ना? मतलब लोग थोड़े से क्या हो जाए, परेशान हो जाए, मतलब बेसिकली मजे ले रहा है बंदा, आप ये भी कह सकते हो। ठीक है, इस पिक्चर के माध्यम से देखो, समझो। ये वकील है और देखो यहाँ पर एक प्यारा सा डेविल है ना, बड़ा मासूम सा डेविल है। क्या लिखा है देखो, वकील कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन ऑफ द ज्यूरी, आई आस्क यू, मैं आपसे पूछता हूं, डज माई क्लाइंट लुक लाइक समवन, क्या मेरा क्लाइंट कोई ऐसा व्यक्ति आपको लगता है केपेबल ऑफ डूइंग एनी इविल, जो कुछ गलत काम कर सकता है? देखो ये शैतान का बच्चा खड़ा है, मतलब सबको दिख रहा है कि ये शैतान है, लेकिन ये जानबूझ के उस आइडिया के अगेंस्ट बोल रहा है। मतलब सब क्या बोल रहे हैं? सब बोल रहे हैं कि ये शैतान है और शैतानी काम कर सकता है, लेकिन इसको भी पता है कहीं ना कहीं, लेकिन ये जानबूझ के क्या बोल रहा है कि कहां से शैतान लग रहा है। देखो जज भी पगला रहे हैं कि भाई क्या बोल रहा है, यानी कि ये बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये चाहता है कि इस बात पे और बहस हो, इस बात पे और चर्चा हो। ठीक है, थोड़े से मजे ले रहा है ये, समझे? देखो, वह व्यक्ति जो केवल विवाद पैदा करने के लिए, मैंने क्या बोला, केवल विवाद पैदा करने के लिए, इसका और कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ विवाद पैदा करना चाहता है या फिर चाहता कि और डिस्कस किया जाए। ठीक है, किसी ऐसे विचार का समर्थन करता है जिसका बहुत से लोग विरोध करते हैं। मान लो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो ये उसका समर्थन कर देगा, या कुछ लोग अगर उसका समर्थन कर रहे हैं तो ये उसका विरोध कर देगा, मतलब लोगों से उल्टा ही बोलेगा ये। ठीक है, आंसर बताओ। वन हु नेवर आर्ग्यूज नहीं, वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन, एक व्यक्ति जो हमेशा अपोजिशन, सॉरी अपोजिंग, अपोजिंग का मतलब जानते हो ना, विरोध में पोजीशन लेता है फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा क्या करता है, लोगों के अपोज में रहता है, लोगों के खिलाफ में रहता है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, ताकि आर्ग्यूमेंट हो सके, ताकि बहस हो सके। ठीक है, वन हु प्रेजेंट्स वेरी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स नहीं, वन हु इज वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट नहीं। ये इसका आंसर है कि वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजीशन, जो अपोज करता है, विरोध करता है केवल इसीलिए ताकि बहस करे लोग, उसको मजे आए। ठीक है, डेविल्स एडवोकेट। अगला, अ हार्ड या टफ नट टू क्रैक। नट का मतलब आप जानते हो जो बादाम होता है। ठीक है, एक नट, मतलब नट कई प्रकार के होते हैं, कुछ नट ऐसे होते हैं जो आप ऐसे करके अंगूठे से तोड़ सकते हो, और कुछ नट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। आपने देखा होगा पहले के समय लोग क्या करते थे, दरवाजों के बीच में फंसाकर दरवाजा ऐसे खोलते थे, नट टूट जाया करता था। जो बादाम होते हैं ना, वो समझ में आ रहा है? आजकल तो खुले हुए बादाम मिल जाते हैं मार्केट में, पहले क्या होता है, अभी भी मिलते होंगे मार्केट में, जो बहुत हार्ड होता है। तो कई बार क्या करते थे, दरवाजों में फंसा कर तोड़ते थे। कई बार लोग ताला मार के उसको ऐसे रखा और ताले से मारा या हथौड़े से मारा। तो अगर एक हार्ड नट है या टफ नट है तो उसको क्रैक करना मुश्किल है ना, हार्ड नट टू क्रैक। तो अगर आप किसी सिचुएशन के लिए, किसी चीज़ के लिए अगर आप ये टर्म यूज़ करते हो, मतलब आप ये बताना चाह रहे हो कि वो सिचुएशन या वो चीज़ क्या है, बहुत मुश्किल है, जिसको सॉल्व करना या जिससे टैकल करना बहुत क्या मुश्किल है। देखो क्या लिखा है, अ प्रॉब्लम दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना क्या हो, डिफिकल्ट हो। और अ पर्सन हु इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको समझना क्या हो, मुश्किल हो। समझ में आया? कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना मुश्किल हो, या कोई ऐसा बंदा जिसको समझना मुश्किल हो, तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। कोई ऐसी समस्या जिसे सुलझाना बहुत कठिन हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समझाना बहुत कठिन हो, समझना बहुत कठिन हो। ठीक है, देखो इतना बॉडी बिल्डर होकर भी हाथ से नहीं टूटा इससे, फिर भी हथौड़ा लेके आया, यानी कि जो नट है ये बहुत हार्ड है, यानी कि ये कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि मुश्किल है, जिसको करना मुश्किल है। ठीक है, आंसर बताओ। अ प्रॉब्लम दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व, बस यही आंसर है इसका। ठीक है, एनी सब्जेक्ट विच सेवरल फोक्स आर टॉकिंग अबाउट, नहीं। एनी एक्सेसिव एंथुजियाज्म और रेज अबाउट अ माइनर मैटर, नहीं। समथिंग दैट पीपल बिलीव और एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट क्वेश्चनिंग इट, नहीं। देखो एक एग्जाम्पल है, सॉल्विंग दीज मैथमेटिकल इक्वेशंस इज लाइक अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करना क्या है, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब ऐसी चीज है ये जो कि बहुत मुश्किल है सॉल्व करना, जो कि बहुत कठिन है करना। ठीक है, हार्ड नट टू क्रैक। अगला, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट एक इडियम है, फॉल फ्लैट। जैसे किसी का कोई प्लान है ना, या किसी का कोई एक्शन, किसी का कोई चुटकुला अगर क्या होता है, फॉल फ्लैट कर जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया, चुटकुला बुरी तरीके से फेल हो गया, उस पर कोई इंप्रेशन वो जमा नहीं पाया। ठीक है, देखो यूज्ड अबाउट अ जोक, अ स्टोरी और एन इवेंट, या तो आप इसको किसी जोक के लिए यूज करते हो, या किसी कहानी के लिए, या फिर किसी इवेंट, किसी घटना के लिए यूज करते हो। ठीक है, टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट यू वांटेड, मतलब आप मान लो 4 लोग बैठे हैं और उनके सामने आप एक कहानी सुना रहे हो। ठीक है,
आप एक कहानी सुना रहे हो और आपने मन में सोच रखा कि मेरी कहानी को सुनते ही ना सब क्या करेंगे, बिल्कुल सहानुभूति दिखाएंगे मुझसे और बोलेंगे यार तू कितना स्ट्रगल किया, ये किया। लेकिन जब मैंने कहानी सुना दी तो वो लोग ऐसे बैठे हैं, भाई क्या मतलब इसका, यानी कि जो मेरी कहानी है, जो मेरा ये एक्शन है, ये क्या हुआ, इट फेल फ्लैट, मतलब ये तो बुरी तरीके से नीचे फ्लॉप हो गया। मतलब मैंने जो सोचा था डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा वो नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। यानी कि किसी चीज का रिजल्ट पाने में मैं क्या रहा, असफल रहा, यानी कि वो चीज जो है वो क्या हुई, फेल फ्लैट, ठीक है, वो बुरी तरीके से असफल हो गई। देखो कोई मजाक, कहानी, घटना आदि वांछित प्रभाव, वांछित का मतलब जो आप चाहते हो, डिजायर्ड प्रभाव उत्पन्न करने में विफल, मतलब जो प्रभाव आप चाहते हो वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उसमें आप क्या रहेगा, विफल, यानी कि फेल हो गए, विफल यानी कि फेल हो गए। बताओ यही आंसर है इसका, ये टू फेल और बी इनइफेक्टिव, या तो फेल हो जाना या फिर इनइफेक्टिव होना। आप सोच रहे थे कि भाई इसका अफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट होगा, सॉरी इसका इफेक्ट होगा, लेकिन वो चीज क्या निकली, इनइफेक्टिव, क्या निकली, इनइफेक्टिव, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सम ऑफ हिज जोक्स वर वेरी फनी, सम ऑफ हिज जोक्स वर वेरी फनी, उसके कुछ जो जोक्स थे ना वो बहुत फनी थे, अदर्स फेल फ्लैट, लेकिन जो बाकी के थे फेल फ्लैट, यानी कि उसका कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखा, कोई हंसा ही नहीं, उस पर कोई हंसा ही नहीं। मतलब कुछ जोक्स तो अच्छे थे और कुछ जोक्स पर लोग ऐसे ही थे कि क्या ये जोक था, हो गया खत्म, तो उसके जोक्स फेल फ्लैट, ठीक है। हिज एफर्ट्स टू इंप्रेस द टीचर फेल फ्लैट, उसके जो एफर्ट्स थे क्या करने के लिए, टू इंप्रेस द टीचर, टीचर को इंप्रेस करने के लिए बेचारे ने बहुत कुछ किया था, सोचा था कि भाई पंखे पे ना उसने फूल तोड़ तोड़ के रख दिए थे कि जब टीचर अंदर आएंगे तो पंखा चला देंगे, सारे के सारे फूल जो है टीचर के ऊपर गिरेंगे, ठीक है। और दरवाजे पर वेलकम लिख दिया था, टीचर का हैप्पी बर्थडे होगा, ठीक है, और टीचर के लिए केक लेके आए थे। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास में घुसे, ठीक है, बच्चे ने पंखा चलाया और पंखे से फूल गिरे, टीचर ने बच्चे की कॉलर पकड़ी और ऐसे उठा दिया कि क्या कर रहा है ये, ठीक है, क्लास में यही करने आते हो, पढ़ाई करने आते हो, ये करने आते हो, और बच्चा ऐसे ही देखते रह गया, सारे बच्चे ऐसे देखते रह गए। तो उसके जो एफर्ट्स थे टीचर को इंप्रेस करने के, वो सारे क्या हो गए, इनइफेक्टिव हो गए। तो इसलिए मैंने लिखा कि हिज एफर्ट्स टू इंप्रेस द टीचर फेल फ्लैट, यानी कि सारे एफर्ट्स उसके क्या हो गए, इनइफेक्टिव। देखो यहाँ पर इस चित्र से समझो, ये देखो नाक देखो इसकी, यानी कि एक जोकर है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, चुटकुला सुना रहा है, ऐसे समझो चुटकुला सुना रहा है। और देखो ये क्या कर रही है, बू की मतलब मजा नहीं आया, ठीक है। ये भी देखो कह रहा है क्या हो रहा है भाई, चिल्ला रहा है, इसका भी मुंह देखो उतरा हुआ है, इसका भी मुंह देखो उतरा हुआ है, दिख रहा है। यानी कि इसके जो जोक्स हैं वो क्या है यहाँ पर, इसके अगर हम इनको देखें तो इसके जोक्स क्या कर रहे हैं, फॉल फ्लैट, यानी कि इसके जोक्स का कोई प्रभाव नहीं हो रहा, इसके जोक्स क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द गिवन स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा इडियम इस पे फिट बैठेगा। देखो, डूइंग थिंग्स इन अ हरी डज नॉट गिव फ्रूटफुल रिजल्ट, यानी कि अगर आप किसी भी काम को हरी जल्दीबाजी में करते हो तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलता, यानी कि जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा। यानी कि जल्दी का काम शैतान का, बोलते हैं ना कि अगर आप जल्दीबाजी में कुछ करते हो तो आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए जो इडियम होता है वो क्या होता है, हेस्ट इज वेस्ट, ठीक है, कि अगर किसी काम को हेस्ट यानी कि जल्दबाजी में करोगे तो वेस्ट हो जाएगा वो। देखो, हेस्ट इज वेस्ट, डूइंग समथिंग टू क्विकली, किसी चीज को बहुत जल्दी करना, कॉजेज मिस्टेक्स, किसी चीज को बहुत जल्दी करने से क्या होता है, अक्सर गलतियां होती हैं, दैट रिजल्ट इन टाइम, एफर्ट, मटेरियल्स एटसेट्रा बीइंग वेस्टेड, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होता है, एफर्ट भी वेस्ट होता है, मटेरियल जो लगा है वो भी वेस्ट होता है, इत्यादि सारी चीजें क्या होती है, वेस्ट होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं हेस्ट इज वेस्ट, कि जल्दीबाजी में किया गया जो काम है उसमें अक्सर बहुत सारी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपका टाइम, एफर्ट, सारी चीजें क्या होती हैं, वेस्ट होती है। किसी काम को बहुत जल्दी करने से गलतियां होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप समय, प्रयास, सामग्री आदि सब बर्बाद हो जाती है, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, हेस्ट इज वेस्ट। अब बाकी के जो इडियम्स है, ठीक है, इनकी मीनिंग भी क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। स्टिल वाटर्स रन डीप, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, नथिंग सक्सीड्स लाइक अ सक्सेस, ठीक है। देखो, स्टिल वाटर्स रन डीप, आपने कभी सुना होगा ना कि शांत पानी अक्सर गहरा होता है, यानी कि जो लोग शांत रहते हैं ना, आप ये मत समझो कि वो बेवकूफ है, आप ये मत समझो कि उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि शांत रहने वाले इंसान अक्सर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बस वो बोल नहीं रहे होते हैं, है ना। जैसे कोई इंसान डिस्कशन में बिल्कुल शांत खड़ा है तो कुछ लोग क्या बोल देते हैं, अरे इसको कुछ पता ही नहीं होगा, अरे ये तो बेवकूफ़ होगा, इसको कुछ नहीं जानकारी कुछ नहीं होगी। लेकिन ऐसे में एक इडियम यूज़ किया जाता है, प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है कि उसको ऐसे जज मत करो उसके शांत रहने से। सुना है ना तुमने, देखो मैं क्या बोलूँगा कि उसको ऐसे जज मत करो अगर वो शांत है तो। क्या तुमने नहीं सुना कि जो स्टिल वाटर्स होता है रन डीप, स्टिल वाटर्स रन डीप, यानी कि जो शांत पानी होता है वो अक्सर गहरा होता है। समुद्र का पानी देखा है आपने, समुद्र का पानी आप देखोगे तो शांत रहता है, कभी कभी उसमें उफान आता है लेकिन ऑलमोस्ट तो वो क्या रहता है, शांत रहता है ना, लेकिन गहरा देखो कितना है ना। स्टिल वाटर्स रन डीप, जो शांत पानी है वो उतना ही गहरा होता है, जितना शांत उतना ही गहरा। तो
क्या मतलब है? यूज्ड टू से दैट पीपल हु आर क्वाइट, जो लोग शांत हैं, और शाय या फिर जो लोग शर्मीले हैं, या तो क्वाइट है या शाय है, जो शांत रहते हैं या फिर शर्माते हैं, आर ऑफन वेरी इंटेलिजेंट, वो अक्सर क्या होते हैं? इंटेलिजेंट होते हैं, एंड इंटरेस्टिंग होते हैं। कुछ लोग उनको मिसजज कर लेते हैं कि शांत है, शायद कुछ पता नहीं होगा, शायद कुछ जानता नहीं होगा, लेकिन नहीं, वो क्या है? इंटेलिजेंट है और इंटरेस्टिंग है। या फिर कह सकते हो सैड अबाउट अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जाता है ये, हु सेज लिटल, जो बहुत कम बोलता है, बट हु माइट इनफैक्ट नो अ लॉट, लेकिन वास्तव में बहुत ज्यादा जानकारी रख सकता है। बोलता कम है लेकिन जानता बहुत ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति के लिए यूज करते हैं हम। देखो यहां पर दिया हुआ है, शांत पानी है उतना ही क्या, ये गहरा है, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है जो कम बोलता है लेकिन वास्तव में बहुत कुछ जानता है। ही इज एक्सट्रीमली शाय एंड डजंट स्पीक अ लॉट, कि वो बहुत शर्मिला है और बहुत ज्यादा नहीं बोलता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो दोस्त, स्टिल वाटर्स रन डीप, कि जो शांत पानी होता है वो अक्सर गहरा होता है, ठीक है, यानी कि उसको जज मत करो। अगला, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल। ये क्या है? आउल है, उल्लू। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बेवकूफ इंसान को क्या बोलते हैं? यार तुम उल्लू हो क्या? मतलब उल्लू को हम लोगों ने मूर्ख मान लिया है। ये नहीं पता कि क्यों माना है, बस हमने उल्लू को मूर्ख मान लिया है। आई डोंट नो द रीजन। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि हम लोग उल्लू को बेवकूफ क्यों बोलते हैं। और हम किसी की जब बेइज्जती करते हैं तो क्यों बोलते हैं कि तुम उल्लू हो क्या? क्यों बोलते हैं उल्लू? क्या रीजन है? ऐसा क्या किया उल्लू ने कि बेचारा उल्लू बदनाम हो गया? देखो, ये ऊपर स्वर्ग से उतर के परा आया, जैसे पापा की परी होती है, ऐसी क्या है? पापा का परा है। देखो पंखे इसके, ये कौन है? पापा का परा। तो पापा का परा बड़ा समझदार आदमी आया, इसके कान में कुछ बता रहा है, लेकिन क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? ये इतनी समझदारी की बात कर रहा है, इतनी विजडम की बात कर रहा है, समझदारी की बात कर रहा है, लेकिन क्या इसको कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि तो उल्लू है, तो इसको बताने का क्या फायदा? तो इसी से इडियम बनाए। देखो, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, कि एक मूर्ख के लिए विजडम भरी जो बातें होती हैं, समझदारी वाली जो बातें होती हैं, इज टू हाई, वो बहुत ऊपर की बात है, नहीं समझ में आएगा फूल को। इससे आप समझ सकते हो, ठीक है। दिस इज मच लाइक द इंग्लिश फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड। ये इंग्लिश फिगर की एक स्पीच है, इसको हम कब यूज करते हैं? देखो कब यूज करते हैं? यूज्ड व्हेन समवन मिसेस अ पॉइंट, जब कोई व्यक्ति किसी मेन पॉइंट को मिस कर देता है समझने से। मतलब आप उसको कुछ समझा रहे हो, समझना, आप एक व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो मेन पॉइंट है जो आप उसको बताना चाह रहे हो उसको समझ ही नहीं आया, आप बोल गए उसको समझ ही नहीं आया, और फेल्स टू ग्रेस्प। ग्रेस्प मतलब क्या होता है? हासिल करना, पाना। अ डीपर ट्रूथ मतलब होता ना कि बात की गहराई को जो नहीं समझ पाता, मतलब आप जो बोलना चाह रहे हो ना उसकी गहराई को वो समझ ही नहीं पा रहा, बस आपके शब्दों को ही सुन रहा है। आपने 4 बार बोल दिया कि नहीं भाई समझ मेरी बात को, तू जानता है कि ऐसे होगा तो वैसे हो जाएगा। वो बोल रहा भाई क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर बोला भाई तुझे पता है ना, तू था ना लास्ट टाइम मेरे साथ, कि तुझे पता है ये था, तो नहीं भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप गुस्से में क्या बोलोगे? भाई तू रहने दे, आई नो दैट विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, कि भाई तू रहने दे, आई नो दैट विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल। मतलब जो डीपर ट्रूथ, बात की जो गहराई है, बात की जो सच्चाई है, वो नहीं समझ पा रहा, ठीक, ग्रैस्प नहीं कर पा रहा उसको, ठीक है, या फिर किसी पॉइंट को मिस कर दे रहा, जो पॉइंट आप उसको समझाना चाह रहे हो, ठीक है। इट वेंट ओवर देयर हेड, सिंपली कह सकते हो कि उनके सर के ऊपर से गया। इट वेंट ओवर देयर हेड, बोलते हैं ना कि ये यार तूने क्या बोला, मेरे तो सर के ऊपर से गया। तो कई बार हम क्या बोलते हैं कि समझदार को इशारा काफी होता है, तो यही होता है, मतलब कि मैंने कुछ बोला और सामने वाले के सर से ऊपर से गया, वो कह रहा भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे? तू रहने दे, विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, ठीक है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी बिंदु को नहीं समझ पाता, किसी पॉइंट को नहीं समझ पाता, या किसी गहरे सत्य को समझने में विफल यानी कि फेल हो जाता है। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि मेरे दोस्त विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, क्योंकि तुमने कहावत सुनी होगी विजडम इज टू हाई फॉर अ फूल, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे ये जो पापा के परे हैं भाई साहब, ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं देखने में, ऊपर से आए हैं स्वर्ग लोक से इस उल्लू को समझाने के लिए, कुछ समझदारी की बात बताने के लिए, लेकिन उल्लू कह रहा कौन हो आप, क्या बोल रहे हो आप, मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो ये भी जाते जाते इसको बोल के गया कि तू उल्लू था, उल्लू ही रहेगा, ठीक है। देखो, प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली। आपने सुना होगा ना कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पे जाके टीम बनाओ। आजकल क्या है ना, लोगों को क्या चाहिए होता है? इजी मनी, ठीक है, या फिर कह सकते हो क्विक मनी। क्या चाहिए होता है? क्विक मनी, मतलब ऐसे क्विक, ऐसे किया और पैसा आ जाए, या फिर बहुत कम काम करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं लोग, या फिर बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं लोग, तो ऐसे पैसे को बोलते हैं क्विक मनी। क्या बोलते हैं? क्विक, या फिर देखो इधर लिखा है क्विक या फिर फास्ट बक, क्विक या फिर फास्ट बक। बक, बक का मतलब पैसा ही होता है, ठीक है। बक बोलते हैं ना, आई नीड 10 bucks, तो बक्स का मतलब पैसा ही होता है, ठीक है, मनी होता है। तो अगर मैं बोलूँ टू क्या लिखा है,
प्लेइंग फैंटेसी गेम्स, आजकल लोग क्या है फैंटेसी गेम्स खेलते हैं, ड्रीम 11 में पता नहीं और कौन कौन से 11 होते हैं, पता नहीं कौन कौन से गेम्स होते हैं, रम्मी सर्कल होता है ना, जिनके लोग एड्स भी करते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग फैंटेसी गेम्स ऑन इंटरनेट इज एन ईजी वे टू मेक मनी क्विकली, ये एक आसान तरीका है जल्दी से पैसा कमाने का, बट इट्स रिस्की, लेकिन असल में क्या ये रिस्की है क्योंकि भाई पैसा कमा सकते हो तो पैसा गवा भी तो सकते हो, जुआ ही तो है, गैम्बलिंग ही तो है, ठीक है। पहले इसकी मीनिंग देख लो क्या होती है। मेक अ क्विक या फास्ट बक, ये इडियम है, ठीक है। मेक अ क्विक और फास्ट बक का मतलब होता है अर्न अ लॉट ऑफ मनी क्विकली एंड इजीली, बहुत सारे पैसे बहुत जल्दी कमा लेना और आसानी से कमा लेना बिना हार्डवर्क करे, ऑफन बाय डूइंग समथिंग, और आपको पता है कि बहुत जल्दी और बहुत सारा, क्या लिखा है मैंने, क्विकली एंड इजीली, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से और बहुत सारा पैसा। तो बहुत सारा पैसा वो भी जल्दी से और आसानी से तभी कमा पाओगे जब कुछ गलत हो रहा होगा, जब कुछ गलत करोगे, क्योंकि सही काम से कमाने में टाइम लगता है, ठीक है। ऑफन बाय डूइंग समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी डिसऑनेस्ट, कोई ऐसी चीज करके कमाते हो जो कि क्या है, बेईमानी है, जो कि क्या है, बेईमानी या फिर गलत है। तो अक्सर ऐसे रास्तों से जो जल्दी पैसा कमाया जाता है उसको बोलते हैं टू मेक क्विक और फास्ट बक, ठीक है। जल्दी और आसानी से ढेर सारा पैसा कमाना अक्सर ऐसा कुछ करके जिसे बेईमानी माना जाता है। समझ में आ गया भाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा, मेकिंग अ क्विक बक, ठीक है। बाकी भी इडियम्स है, नॉट फेयर एंड स्क्वायर, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, बिगर फिश टू फ्राई, इनके भी क्या मतलब है समझ लेते हैं। देखो जैसे यहां पर देखो, पिक्चर देखो, जुआ है, जुआ चल रहा है और देखो यहाँ पैसे रखे हैं, दिख रहा है आपको, ये मतलब जो जीतेगा पैसा कमा गया वो, इसको बोलते हैं क्विक बक। क्या बोलते हैं, टू मेक अ क्विक बक, यानी कि जल्दी से पैसा कमा लेना लेकिन डिसऑनेस्ट वाले रास्ते से। फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर का सिंपल सा मतलब है इन एन ऑनेस्ट एंड फेयर मैनर, यानी कि ईमानदार और निष्पक्ष तरीके से, पूरी ईमानदारी से और बिना किसी पक्षपात के, ठीक है। फेयर, तराजू आपको बताया ना न्याय का प्रतीक होता है, फेयर एंड स्क्वायर यानी कि बिना किसी भेदभाव के और बिना किसी बेईमानी के, ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर। सिंपल सा मीनिंग है, इसमें उतना कुछ समझने लायक नहीं है। फेयर यानी कि आपको पता है साफ, स्क्वायर, फेयर स्क्वायर का तो वैसे मतलब कुछ और होता है, वर्ग होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर आप समझ जाओ कि ईडीएम है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब निष्पक्ष और ईमानदारी से। जैसे एग्जांपल है, दे वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर, दे वॉन द कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर यानी कि वो कॉम्पिटिशन जीत गए फेयर एंड स्क्वायर। तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब पूरी ईमानदारी से और बिना पक्षपात के, मतलब ना तो किसी ने कोई बेईमानी की ना किसी ने कोई फेवर दिखाया है इनको, ठीक है। द कमिटी गेव इट्स वर्डिक्ट, कमिटी ने अपना वर्डिक्ट दिया बाय सेइंग, ये कहते हुए दैट शी हैड वॉन दैट डांस कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर। कमिटी ने मतलब उसके डांस कॉम्पिटिशन जीतने पर किसी ने सवाल खड़ा किया होगा कि वो कैसे जीत गई और उसके लिए कमेटी बिठाई गई होगी, तो कमेटी ने अपना फैसला दे दिया, अपना वर्डिक्ट दे दिया, ये कहते हुए, क्या कहते हुए कि दैट शी हैड वॉन दैट डांस कॉम्पिटिशन फेयर एंड स्क्वायर, कि उस लड़की ने जो डांस कॉम्पिटिशन जीता वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर यानी कि बिल्कुल ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जीता है, ठीक है। अगला देखो, टू हैव बिगर या अदर फिश टू फ्राई, इस चित्र से क्या समझते हो? एक बालक है, बालक के हाथ में देखो बहुत छोटी सी मछली है, ये बालक लेके आया और कहता है कि मम्मी ये मछली फ्राई कर दो, और मम्मी कहती है कि भाई मेरे पास तो बहुत बड़ी मछली फ्राई करने के लिए, तो मैं तेरी मछली क्यों फ्राई करूं? देखो मना कर रही है ना, पीछे हाथ घुमा कर, पता नहीं देखो हाथ कैसे पीछे घूम गया, ऐसे कार्टून है कोई नहीं। तो मम्मी क्या कह रही है कि आई हैव अदर बिग फिश टू फ्राई या आई हैव बिगर, देखो इसके पास क्या है, एक मछली है और इसके पास इससे बड़ी मछली है, यानी कि मान लो अगर मैं इसको बिग बोलूं तो ये मछली बिगर है कि नहीं है? तो मम्मी क्या बोलेगी, रुक जा, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, कि तेरी तो छोटी मछली है, आई हैव बिगर मतलब मेरे पास तेरे से बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए। या फिर बिगर ना बोलकर मम्मी सीधा बोलेगी कि भाई देख तेरे पास एक मछली है बट आई हैव अदर फिश टू फ्राई, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। इसका मतलब जानते हो, रियल में इसका मतलब फिश नहीं है। इससे मैंने आपको समझाया कि जब आप किसी को बोलते हो कि भाई रुक जा मेरे पास दूसरा भी काम है करने के लिए और इससे बड़ा काम है, ये यहां से मतलब निकल रहा है। जैसे बच्चा छोटी मछली लेके आया तो इसको आप मान लो काम, और जो बड़ी मछली इसको आप मान लो बड़ा काम। तो ये असल में क्या बोल रही है कि रुक जा, जितना काम तेरे पास है मेरे पास अभी उससे ज्यादा काम है और उससे इंपॉर्टेंट काम है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। देखो क्या लिखा है, टू हैव बिगर या अदर फिश टू फ्राई, टू हैव समथिंग मोर इंपॉर्टेंट टू डू, जब आपके पास किसी काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये काम कर दे और आप बोलते हो भाई आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब मेरे पास तू जो काम बोल रहा है ना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास अभी, तो अभी नहीं कर सकता मैं तेरा काम। या फिर टू नॉट बी इंटरेस्टेड इन समथिंग बिकॉज यू हैव मोर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल थिंग्स टू डू, आप किसी काम में इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि आपके पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट
उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल काम है करने के लिए। इसीलिए आप किसी चीज़ में देखो ना, इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, ये देख भी नहीं रही मछली को, इंटरेस्ट भी नहीं दिखा रही। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बड़ा और प्रॉफिटेबल काम इसके पास ऑलरेडी है, ये मतलब निकलता है। ठीक है, किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेना क्योंकि आपके पास करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण, दिलचस्प और लाभदायक चीज़ें हैं। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई बिजनेस प्रपोजल, उसने मेरा बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। एज, क्योंकि ही हैज़ बिगर फिश टू फ्राई, क्योंकि उसके पास इससे बड़े बड़े प्रपोजल है, इससे बड़े बड़े काम है करने के लिए, इससे बड़े बड़े प्रॉफिटेबल, इससे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट काम है उसके पास। ठीक है, आई डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड ऑन दिस इशू, इस इशू पर भैया बिताने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को समय की कमी है। आई हैव अदर या बिगर फिश टू फ्राई, मेरे पास दूसरे भी काम है, बड़े बड़े काम है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ये जो इशू तुम बता रहे हो ना, इस इशू से बड़े बड़े काम है मेरे पास, इससे इंपॉर्टेंट काम है मेरे पास जिसको मुझे करना है, तो मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगला, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। बहुत सिंपल सा मतलब होता है इसका, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। इसका मतलब होता है कि तुमने किसी काम को अगर एक पेनी के लिए शुरू किया है, ठीक है, अगर तुम्हारे पास पाउंड है तो भी तुम उस काम को करते रहो। अब मैं इसको थोड़ा सा वैसी भाषा में समझाता हूँ, पिक्चर नहीं है, मतलब तुमने किसी काम को शुरू किया, अब चाहे वो काम मुश्किल होता जाए, चाहे वो काम तुम्हारे लिए डिफिकल्ट होता जाए, लेकिन अगर एक बार लग गए हो तो उसको खत्म करके छोड़ो। ये इसका मतलब। अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना, मान लो कोई बंदा काम को शुरू तो किया, काम में लगा भी है, लेकिन बीच में छोड़ना चाह रहा है, कह रहा नहीं यार ये काम तो डिफिकल्ट होता जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ब्रदर डू नॉट लीव दिस वर्क, इस काम को मत छोड़ो, इस काम को मत छोड़ो, बिकॉज एज यू नो, तुम जानते हो, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, तुम जानते हो ना, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, इसका क्या मतलब हुआ वो समझ जाएगा अगर उसको पता होगा। मतलब मैं उसको ये कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि अगर तुमने इस काम को शुरू किया है तो अगर कठिन भी हो रहा है, ये मुश्किल भी हो रहा है, तो भी तुम उसको खत्म करो। ये कहने का सिंपल सा मतलब है, प्रोवर्ब है एक बेसिकली। ठीक है, एक प्रोवर्ब है। इसका क्या मतलब होता है, इफ यू हैव स्टार्टेड समथिंग और आर इन्वॉल्व्ड इन इट, अगर आपने किसी चीज को शुरू किया है या अगर आप उसमें इन्वॉल्व्ड हैं, यू शुड कंप्लीट द वर्क, आपको कंप्लीट करना चाहिए। ऑल्दो, हालांकि इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड, चाहे वो काम आपके लिए डिफिकल्ट हो गया हो या कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो, देन यू हैड एक्सपेक्टेड, मतलब आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा क्या हो गया है, डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन फिर भी आप खत्म करो। तो जब हमें किसी व्यक्ति को बोलना होता है इतना बड़ा सा ये सेंटेंस, तो हम एक शॉर्ट प्रोवर्ब यूज करेंगे, इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। ठीक है, अगर कोई काम शुरू कर दिया है और उसमें शामिल हैं तो आपको काम पूरा करना चाहिए, भले ही वह काम आपकी उम्मीद से ज्यादा कठिन या जटिल हो गया हो। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। देखो, ही इज गोइंग इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां तक में इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि उसने जिस काम को शुरू किया है उस काम को वो क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है। वो काम बेशक कठिन हो गया है, डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन काम को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। ये इस पूरे का मतलब निकला। मतलब ये जो आप पूरा लिखा है ना, ये इस छोटे से का मतलब निकला। बिकॉज, क्योंकि, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो काम जो उसने शुरू किया है उसको वो खत्म क्यों कर रहा है, क्योंकि बिकॉज ही हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज मनी, क्योंकि इस काम में वो लगभग अपना आधा पैसा लगा ही चुका है, और अब उस काम को वापस छोड़ना या बंद करना बेवकूफी होगी, तो वो काम को क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है। तो यही मैंने बोला कि ही इज गोइंग इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड, कि भैया वो जिस काम को शुरू किया था उसको खत्म कर रहा है, क्योंकि आधा पैसा लगा चुका है वो अपना पूरा, और अगर अब बीच में से छोड़ेगा तो उसको नुकसान होगा ना, इसलिए ही इज गोइंग इन फॉर अ पेनी, इन फॉर अ पाउंड। ठीक है, देखो, एज इट इज रेनिंग, रेनी सीजन, क्योंकि बारिश का मौसम है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड माइस। कैट्स एंड माइस नहीं होता, ये गलत इडियम है, आपको बताना इसकी जगह पर सही इडियम क्या आएगा। तो इट इज रेनिंग डॉग्स एंड वुल्व्स, इट इज रेनिंग टाइगर्स एंड लॉयंस, इट इज रेनिंग बर्ड्स एंड बीड्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये इसका आंसर है, कैट्स एंड डॉग्स। आपको थोड़ा सा मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड समझाता हूँ, ध्यान से समझना, इसके पीछे का ओरिजिन क्या है, ध्यान से समझना। पुराने समय में क्या होता था, ठीक है, बाहर के समाज में, ग्रीक वगैरह में, इन सब जगहों पर, ठीक है, ग्रीस वगैरह में, इन सब जगहों पर क्या होता था कि पहले के जो लोग थे ना, अपने पेट्स को, पेट्स मतलब कुत्ता बिल्ली, मतलब उस समय में पेट्स का मतलब था कुत्ता बिल्ली। लोग क्या करते थे, अपने जो पेट्स होते थे उनको मतलब रखने की उनके पास घर में जगह नहीं होती थी। पहले के जो घर होते थे वो कैसे होते थे, आज भी आपने कई सारे ऐसे घर देखे होंगे जिनका जो छत होता है ना वो ऐसे करके होता है, उसके ऊपर घास फूस पत्ते वत्ते, जिसको बोलते हैं टाट, हम लोग बिहार में क्या बोलते हैं, टाट बोलते हैं। तो टाट वाला मकान होता है, ऊपर से मतलब घास फूस सूखा पोरा वोरा जो होता है, गाय के खाने वाला चारा वारा, उससे मिलाकर बनाया होता है। तो जो कुत्ते बिल्ली होते थे ना, वो क्या करते थे, उन्हीं पत्तों के नीचे जाके छत पे उन्हीं के नीचे सो जाते थे, उन्हीं के नीचे छुप जाते थे। अब होता क्या था, अब ऐसे आप कहानी बनाओ, मान लो बहुत तेज बारिश आई रात को, बहुत तेज बारिश आई, ठीक है, और इतनी तेज बारिश आई कि वो जो कच्चा सा छत होता है, वो आपको पता कच्ची छत होती है, वो उतनी मजबूत तो नहीं होती है, कि वो छत जो है ना वो नीचे गिरी,
मतलब इतनी आंधी और इतनी बारिश आई कि वो जो छत है वो नीचे गिरी। अब वो जो कुत्ते बिल्ली क्या हैं, छुपे हुए थे वहां पर, वो भी नीचे गिरेंगे। यानी कि बारिश के साथ कुत्ते बिल्ली नीचे गिर रहे हैं, बारिश के साथ क्या गिर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली नीचे गिर रहे हैं। तो लोगों ने ये ऐसा अंदाजा लगाया, लोगों ने वहां से कहावत निकाली कि बारिश के साथ अगर कुत्ते बिल्ली नीचे गिर रहे हैं इसका मतलब बारिश बहुत तेज है, क्योंकि बारिश तेज होगी तभी वो छत गिरी, वो छत गिरी तभी कुत्ते बिल्ली गिरे। यहां से समझ पा रहे हो स्टोरी को? तो कुत्ते बिल्ली बारिश के साथ गिर रहे हैं, मतलब बारिश की जगह पर पानी ना होकर बारिश की जगह पर कुत्ते बिल्ली बरस रहे हैं, इसलिए लिखा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। देखो आसमान से पानी ना गिरकर कौन गिर रहे हैं, कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। कौन गिर रहे हैं? कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं। तो अगर आसमान से कुत्ते बिल्ली गिर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि बारिश बहुत तेज है। ओरिजिन मैंने आपको बता दिया, उत्पत्ति कैसी हुई मैंने आपको बता दिया, अब आप इसको याद रखना, दिमाग में आपके छप जाएगा, ठीक है। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का क्या मतलब होता है? सिंपल सा, टू रेन वेरी हैवीली, यानी कि बहुत तेज बारिश होना। क्या होता है? बहुत तेज बारिश होना, ठीक है। याद रख लोगे इसको, मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको याद रखना, बहुत तेज बारिश होना, ठीक है। लास्ट है ये 70, क्वीर समवन्स पिच। इसको मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो एक पिच बनाई किसी ने बड़ी मेहनत से, पिच को साफ किया, पिच को तैयार किया क्रिकेट खेलने के लिए, और आप गए, आपने पिच की जो मिट्टी थी ना आपने उखाड़ दी, या आपने पिच को गीला कर दिया, आपने किसी की पिच को खराब कर दिया। तो मतलब आपने क्या किया, उनके प्लान को या उन्होंने जो चीज़ें तैयार रखी थी, है ना, उन चीज़ों को आपने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया आपने? बर्बाद कर दिया। ऐसे याद रखो, टू स्पॉइल और र्यून, स्पॉइल का मतलब बिगाड़ना, र्यून का मतलब बर्बाद करना। समथिंग प्लान्ड, किसी प्लान की हुई चीज़ को बिगाड़ देना या फिर पूरा बर्बाद कर देना, या फिर जो अरेंज्ड और अटेम्प्टेड, कोई ऐसी चीज़ जो अरेंजमेंट की जा चुकी है या जिसको प्लान किया जा चुका है या जिसको अटेम्प्ट किया जा चुका है, आपने उस करी कराई चीज़ को, अरेंज की हुई चीज़ को, प्लान की हुई चीज़ को आपने क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, र्यून कर दिया, स्पॉइल कर दिया, र्यून कर दिया। जैसे कि बारिश में क्या होता है, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, सब कुछ बिल्कुल तैयार है, स्टेडियम बिल्कुल रेडी है, पिच बिल्कुल रेडी है। अब टॉस हो चुका और बैट्समैन जो है वो आ ही रहे मैदान पर, तभी बहुत तेज बारिश हो जाए और पूरी जो पिच है वो खराब हो जाए। तो यानी कि बारिश ने क्या किया, पिच को खराब किया। तो पिच को खराब करने का क्या मतलब है कि पूरे प्लान को, पूरे एक्शन को क्या कर दिया, स्पॉइल कर दिया, र्यून कर दिया। तो ऐसे आप इसका मतलब निकालना। वैसे क्यूर का मतलब क्या होता है, अजीब, स्ट्रेंज भी होता है इसका मतलब। जैसे एक इडियम बनता है अक्वीर फिश, क्या बनता है, अक्वीर फिश, एक इडियम होता है ये, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। एक व्यक्ति जो बड़ा ही स्ट्रेंज हो, अजीबोगरीब व्यवहार करे, उसको बोलते हैं अक्वीर फिश, ठीक है। किसी नियोजित, व्यवस्थित या प्रयास की गई चीज को बिगाड़ना या पूरा बर्बाद कर देना। तो इसका आंसर क्या होगा, मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, प्रोग्रेस करना नहीं, एक्ट आउट ऑफ नॉर्मल नहीं, मेक अ वियर्ड रिक्वेस्ट नहीं, स्पॉइल समबडीज चांस ऑफ डूइंग समथिंग, कि कोई व्यक्ति कुछ करने की कोशिश कर रहा था और उस चांस को आपने क्या कर दिया भैया, आपने स्पॉइल कर दिया। किसी के किए कराए पर पानी फेर दिया, आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वीर समबडीज पिच। ऑल क्लियर? आई होप आज की क्लास में जितने भी इडियम्स मैंने आपको करवाए आपको सारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, ठीक है। और पुरानी वाली 3 वीडियोस भी देख लेना, अच्छे तरीके से पढ़ो भाई। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।